चीन की राज्य समर्थित एयरलाइन चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने घोषणा की है कि 9 नवंबर 2025 से शंघाई दिल्ली के बीच प्रत्यक्ष वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू होंगी। यह उड़ानें बुधवार, शनिवार और रविवार को चलेंगी और इस प्रकार यह भारत चीन के बीच लगभग 5 साल से रुके वायु संपर्क को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ठहराव उस समय हुआ था जब 2020 में हिमालयी सीमा पर दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प हुई थी, जिसकी वजह से सीधी वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रवाह ठप हो गया था। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम का सिर्फ अर्थव्यवसायिक महत्व नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच कूटनीति व विश्वास पुनर्निर्माण की दिशा में एक संकेत है। हालांकि किसी भी आधिकारिक विदेश मंत्रालय ने अभी इस पुनर्स्थापना पर टिप्पणी नहीं की है। भारत द्वारा इस प्रस्तावित पुनर्स्थापना ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया है कि भारत चीन के साथ व्यापार और यात्रा संबंधों को नए सिरे से खोलने को तैयार है। इस नए वायु डायलॉग की दिशा में आने वाले हफ्तों में दोनों देशों के बीच अन्य संपर्कों और समझौतों का भी सिलसिला शुरू होने की संभावना है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 17 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि वह नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली 2-0 ट्राई सीरीज से वापस हो रहा है। कारण यह बताया गया कि पाकिस्तानी क्षेत्र के पक्तिका प्रांत में हुए हवाई हमले में 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत हुई थी। कबीदर अघा, सिबघतुल्लाह और हरों ये खिलाड़ी एक मैत्री मैच के बाद अपने घर लौट रहे थे। इस घटना ने विश्व क्रिकेट में राजनीतिक व सुरक्षा क्षेत्र के बीच जुड़ाव को फिर उजागर किया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) सहित ICC ने इस घटना की निंदा की है और अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर जारी संघर्ष को खेल वर्ल्ड में चिंता का विषय माना है। भारत के लिए यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत भी इस क्षेत्र के खेल संबंधों और दक्षिण एशियाई क्रिकेट सहयोग की दिशा में सक्रिय है। यह घटना इस बात का संकेत है कि खेल केवल खेल नहीं रहे, बल्कि भूराजनीतिक तथा सुरक्षा माहौल से प्रभावित हो रहे हैं। आगे देखने की बात होगी कि इस निर्णय का भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान 3 तरफीय क्रिकेट संबंधों और विश्व क्रिकेट में क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन ने 18 अक्टूबर 2025 को दुनिया के व्यापार संगठन WTO में शिकायत दर्ज की है कि भारत की इलेक्ट्रिक वाहन EV तथा बैटरी प्रोत्साहन नीतियां विदेशी निर्माताओं के विरुद्ध हैं। चीनी दावा है कि भारत की स्थानीय सामग्री एवं आयात विरोधी नीतियां WTO के SCM अग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स के अंतर्गत गैरवाजिब सब्सिडी की श्रेणी में आती हैं। इस तरह की कार्रवाई से भारत चीन के बीच व्यापार विघटन के जोखिम बढ़ सकते हैं। विश्लेषकों ने कहा है कि यदि पैनल इस शिकायत को आगे ले जाता है तो भारत की PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और EV उत्पादन रणनीति चुनौती में आ सकती है। यह मामला भारत के मेक इन इंडिया तथा पारदर्शी वैश्विक व्यापार व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी परीक्षण होगा। भारत को अब ऐसी वित्त नीतियां अपनानी होंगी जो अंतर्राष्ट्रीय नियमानुकूल हो और साथ ही घरेलू पेटेंट व प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी समर्थन दें। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत चीन के बीच केवल सीमा या सुरक्षा संघर्ष नहीं है, बल्कि आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा का आयाम भी है। भारत के स्वर्ण भंडार ने 10 अक्टूबर 2025 को पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा पार कर ली। यह कुल लगभग 102.4 बिलियन डॉलर हो गया है। यह वृद्धि मुख्यतः वैश्विक सोने की कीमतों में तेज उछाल के कारण थी, जबकि इस वर्ष सोने की खरीदारी की दर धीमी रही है। इसी अवधि में भारत के समग्र विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 2.2 बिलियन डॉलर की गिरावट आई और वह 697.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। विश्लेषकों का मानना है कि इस बदलाव से यह संकेत मिलता है कि भारत अपनी
विदेशी संपत्तियों फॉरेक्स में सोने का प्रतिशत बढ़ा रहा है। इसने 29 वर्षों में सर्वाधिक हिस्सा बना लिया है। इस कदम को भारत के जोखिम प्रबंधन रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, विशेषकर ऐसे वक्त में जब वैश्विक बाजार अनिश्चित हैं और मुद्राओं, बांडों व द्वारा संचालित विदेशी निवेश में उतार चढ़ाव हो रहा है। भारत केंद्रीय बैंक व वित्त मंत्रालय को अब यह चुनौती है कि इस सोने उचित रणनीति के बीच अन्य फंडामेंटल्स जैसे विनिमय दर, चालू खाता, निवेश प्रवाह संतुलित रहें। अमूमन सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन उसकी कीमत में उतार चढ़ाव भी व्यापक होता है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले माहों में भारत इस उच्च सोना हिस्से को कैसे संभालता है और क्या इसका असर आयात विनिमय तथा विदेशी शेयर बाजारों पर पड़ेगा। इजिप्ट के विदेश मंत्री बदर अब्देलाती ने कहा है कि मिस्र जल्द भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करेगा ताकि चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने बताया कि मिस्र लंबे समय से मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी विचारधाराओं को वैश्विक आतंकवाद का स्रोत मानता रहा है और अब यह रणनीति भारत सहयोग के नए आयाम में बदल रही है। इस साझेदारी को देखा जा रहा है कि यह सिर्फ रक्षा सहयोग नहीं बल्कि विचार सहयोग, शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक समझ और तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी। भारत व मिस्र दोनों ही इस दिशा में साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं, विशेष रूप से पश्चिम और मध्य पूर्व के बीच भारत की वैश्विक भूमिका को देखते हुए। यह कदम यह संकेत देता है कि भारत की विदेश नीति अब अधिक सक्रिय, बहुआयामी व क्षेत्रीय साझेदारियों पर केंद्रित हो रही है। इससे भारत को मध्य पूर्व तथा अफ्रीकी देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। वहीं मिस्र को भारत की टेक क्षमता, संसाधनाधिकार व रणनीतिक मूल्य के रूप में देख सकती है। इस प्रकार यह खबर भारत मिस्र संबंधों की एक नई दिशा खोलती है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 18 अक्टूबर 2025 को कहा कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता वार्ता एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जारी है। उन्होंने हालांकि यह कहा कि किसी समय सीमा का वादा नहीं किया जा सकता क्योंकि इस वार्ता में भारत के किसानों, मछुआरों और एमएसएमई लघु व मध्यम उद्योग की हितों को पूरा करना आवश्यक है। यह पृष्ठभूमि में है जब अमेरिका ने भारत पर उच्च आयात शुल्क लगाए हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों एवं उद्योगों को चिंता है। भारत की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि व्यापार वार्ता तभी होगी जब राष्ट्रीय हितों का पूरा ख्याल रखा जाए। विश्लेषकों का कहना है कि इस बातचीत का परिणाम भारत अमेरिका के संबंधों में नया अध्याय खोल सकता है, विशेषकर तकनीकी हस्तांतरण, सेवाएं, कृषि एवं ऊर्जा क्षेत्रों में। यह खबर यह संकेत देती है कि भारत न सिर्फ अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटा है, बल्कि वैश्विक व्यापार मानचित्र में अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहा है।